जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन का अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। उससे पहले सर्वप्रथम सवाल है, पृष्ठ रसायन क्या है? तो पृष्ठ रसायन दो शब्द से मिलकर बना है। एक पृष्ठ जिसका मतलब होता है सतह या सरफेस, और रसायन मतलब केमिस्ट्री। तो जो पृष्ठ रसायन है सरफेस केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम सतह में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही पृष्ठ रसायन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अधिशोषण एवं अवशोषण, कैटेलिसिस एंड कोलाइड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, इसका व्यास क्या होता है? तो इसे दूसरे तरीका से आप समझ सकते हैं कि आपको नैनोमीटर में भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो व्यास है वह 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो पहला बात पता चल गया कि यह इसका जो आकार है वह 10⁻⁹ मीटर होगा। फिर है 1000 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ हो गया, तो 1000 यहाँ पर 3 शून्य है तो 10⁻³ हो जाएगा। दोनों का घात समान, आधार जो समान है तो इसका घात जो है ना जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6। तो आप कह सकते हैं कि जो कोलाइड कणों का आकार है वह 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नैनोमीटर में पूछा जाएगा तो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर विधि से किया जाता है? तो सिल्वर एजी का धातु का जो निष्कर्षण है वह मैकआर्थर विधि से किया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, लवण सेतु में KCl पोटेशियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है क्योंकि यह एक विद्युत अपघट्य है, यह विद्युत का सुचालक है, या जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है, या K+ और Cl- आयनों के चालक तो लगभग बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, K+। के आयन, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन जो है ना के चालक तो लगभग बराबर होते हैं, जिस कारण से लवण सेतु में KCl का प्रयोग किया जाता है। फिर दूध है, तो दूध जल में परिक्षेपित वसा है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपके पास दूध है तो आपको पता है कि दूध में अधिक मात्रा में जल होता है और जो कुछ मात्रा होता है वह फैट का होता है, वसा का होता है। तो वसा कम मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से यह डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था होते हैं, और जल अधिक मात्रा में होने के कारण यह परिक्षेपण माध्यम होते हैं। तो जो परिक्षेपण माध्यम होते हैं वह परिक्षिप्त अवस्था को अपने अंदर समाहित रखते हैं। तो जल अधिक है तो वसा को अपने अंदर समाहित रखेगा, तो जल में परिक्षेपित वसा है, क्योंकि जल जो है ना वसा को अपने अंदर मिलाकर रखा हुआ है। तो जल में परिक्षेपित वसा क्या है? तो दूध है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी ठोस सतह पर, यहाँ पर अमोनिया गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, कोई गैस जो है किस पर निर्भर करती है? गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रवृत्ति पर, या उपयुक्त में सभी पर? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी में, तीनों पर निर्भर करते हैं। गैस के ताप हो जाए, दाब हो जाए, या प्रवृत्ति हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्लैटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में। फिर है धातु के निष्कर्षण में प्रदर्वन की विधि में बनने वाला धातुमल की रासायनिक संरचना है? तो CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है कि मंड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है, या कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है? तो Ni निकेल धातु को मंड विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि सभी लेंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? तो +3 जो है सभी लेंथेनाइड ग्रुप के एलिमेंट के लिए ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होता है +3। फिर है धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं? तो EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल,
या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या तीनों इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? तो गवानीन जो है वह प्यूरिन व्युत्पन्न है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है? तो वह पायस कहलाता है, जिसे आप इमल्सन भी कहते हैं। देखिए इसे सारणी में आपके बुक में दिया गया है, सोल क्या है, एरोसोल क्या है, सॉलिड सोड, सॉलिड फोम, ये सभी के हैं उदाहरण। तो द्रव में द्रव अर्थात डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों द्रव ही होगा, तो उसके परिक्षेपण को पायस कहते हैं। फिर उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति का कारण क्या है? द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइड कणों पर संघात। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं पर कोलाइड कणों का संघात। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है? तो K4FeCN का होल 6 इसके लिए धनात्मक सॉल के लिए स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है? तो यह संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाव या कोलाइड से भिन्न है। यहाँ पर क्रिस्टोलॉइड जो है वह कोलाइड से भिन्न है, तो कणों के आकार में, क्योंकि जो क्रिस्टोलॉइड होते हैं उसका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है, तो उसका कण बहुत छोटा होगा तभी वह पास कर जाता है, तो कणों के आकार में भिन्न होता है। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है? ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, किसी ठोस पदार्थ में द्रव मिला हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? तो वह जेल कहलाएगा। जेल जैसे हो गया जेली हो गया इसका उदाहरण, पनीर हो गया इसका उदाहरण, जिसमें जो है ना ठोस पदार्थ पर द्रव का परिक्षेपण होता है तो वह जेल होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर 20 नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें इसका अधिक बड़ा क्षेत्रफल होता है। देखिए जब भी आप किसी भी धातु, प्लेटिनम जो है ना उत्प्रेरक है, इसका अगर आप चूर्ण बना दीजिएगा, सूक्ष्म मतलब हो गया इसको बहुत भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो यह अधिक प्रभावी हो जाता है और रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, तो जिस कारण से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है उसी कारण से यह सक्रियता को और भी बढ़ा देता है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षा करती है। जितने भी बर्फ के कण हैं उसको स्कंदन होने से बचाता है, अर्थात इसको सस्पेंशन, निलंबन के रूप में परिवर्तित होने से बचाता है जिलेटिन क्योंकि यह कोलाइड विलयन है तो यह बचाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन कि एल्बुमिन का स्वर्णांक गोल्ड नंबर जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। गोंद का गोल्ड नंबर स्वर्ण अंक जो है स्टार्च से कम परंतु एल्बुमिन से अधिक है, तो इन द्रव स्नेही कोलाइडों में सबसे उत्तम रक्षी कोलाइड कौन है? तो जिलेटिन हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। फिर 23 नंबर का प्रश्न है कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली या अपोहक झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइड कण नहीं निकलते हैं, तो वह डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहते हैं। देखिए अपोहन की प्रक्रिया में जो है ना अशुद्ध होगा आपके पास कोलाइड विलयन, अशुद्ध कोलाइड विलयन होगा, आप उसे एक अपोहक झिल्ली में डाल दीजिएगा तो इस झिल्ली के मदद से जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, क्रिस्टोलॉइड हो गया जैसे में, तो वह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलाइड होते हैं वह इसी में रह जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोलाइड विलयन के सॉल्यूशन शुद्धिकरण के प्रक्रिया को ही अपोहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। फिर है 24 नंबर का प्रश्न कि कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है, यहाँ उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने कोलाइडी कणों का वैद्युत आवेश और उनकी ब्राउनी गति के कारण होता है। ब्राउनी गति क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। ब्राउनी गति हुआ है जब कोलाइड
सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है ना हमेशा जिगजैग मोशन में गति करते ही रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति का नाम दिया गया। या रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में पता लगाया था, जिस कारण से इसका नाम ब्राउनी गति पड़ा। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है, बादल कोहरा कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है, लेकिन धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो यह हो जाएगा ठोस और गैस है। मान लीजिए आपके साथ कोई धूम्रपान दे दिया गया, तो वह ठोस अवस्था में होता है और इसे जलाने पर यह गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यह ठोस और गैस का कोलाइड तंत्र होता है। उसके बाद प्रश्न है, अब आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। आप सिर्फ ध्यान से भी देख लेते हैं तो ये सभी प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एल नहीं किया है लाइक, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न है कि द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है। लायोफोबिक कोलाइड क्या है? लायोफोबिक मतलब जो है ना विलायक के प्रति घृणा का भाव रखता है, प्रतिकर्षण का भाव रखता है, वह द्रव विरोधी कहलाता है। तो वह अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है। फिर दूध का उदाहरण है, पहले भी बताए थे, पायस का उदाहरण है दूध, क्योंकि पायस जो है वह द्रव में द्रव का होता है, तो वह होता है दूध, क्योंकि जल भी द्रव है और इसके अंदर जो फैट पाए जाते हैं वो भी द्रव के रूप में ही रहते हैं। तो दूध एक उदाहरण है, तो पायस का इमल्सन का। फिर है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक डैश कार्य करता है, तो वह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ये भी सही है। संकीर्ण ऊर्जा घटाता है, ये भी सही है। फिर है, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। फिर 29 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो जो संक्रमण धातुएं होते हैं वह प्रभावी उत्प्रेरक बनाते हैं। 5 से लेकर 11 वर्ग समूह तक जो है ना, जितने भी तत्व एलिमेंट हैं वह संक्रमण तत्व होते हैं और यह प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। और 7 से 9 के वर्ग अति प्रभावी होते हैं उत्प्रेरक। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का कि तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है, तो वह हो जाएगा जाइमेज। यहाँ पर एक शब्द आता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक जो है ना वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह मात्रात्मक एवं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देता है, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसमें जाइमेज हो जाएगा। उसके बाद है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो उसमें हम निकेल का उपयोग करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। यह हाइड्रोजनन विधि के द्वारा बनाया जाता है। फिर है, तेल के हाइड्रोजनीकरण, यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर निकेल हो जाएगा। फिर 33 नंबर का प्रश्न है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe अर्थात फेरस उत्प्रेरक के वर्धक का कार्य क्या है? तो जो मॉड्यूरेटर होते हैं उसका कार्य क्या है हाइबर विधि में? तो उसमें जो है ना उसमें वर्धक का कार्य करता है MO। तो यहाँ पर MO क्या है? तो यह MO मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न है कि उत्प्रेरकीय गुण पढ़ाया दर्शाते हैं, संक्रमण तत्व ही दर्शाते हैं, ऊपर ही पढ़े थे ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद कुछ ही प्रश्न बचे हैं कि अम्लीय कैमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, कैमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक अम्ल जो है C2H2O4 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है, तो Mn++। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 पोटेशियम पर, यह हो जाएगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 जो है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन मंद हो जाता है। यहाँ ग्लिसरीन है क्या है? तो संदमक है। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न है कि एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा कथन नहीं है? तो इसमें जो है ना सही कौन सा कथन नहीं है, तो इसमें आप पहला ऑप्शन देखिए, एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तन में प्रभावित नहीं होती है, तो ये तो गलत है, होती है, तो सही तो यही नहीं है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी बात जो बी है, एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया अति विशिष्ट होती है, ये भी सही है। फिर है सी का, एंजाइम शरीर की क्रियात्मक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है, ये भी सही है। फिर डी है कि एंजाइम उच्च अनुभार के प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं, ये तीनों ऑप्शन सही है, ये हो जाएगा इसका गलत ऑप्शन, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
फिर 38 नंबर का प्रश्न है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं, तो आर्सेनिक के ऑक्साइड, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 39 नंबर का पेट्रोल में अपस्फोटक विद्रोही या अपस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्रोएथिल लेड मिलाया जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऋणात्मक उत्प्रेरक के लिए। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? यह अभिक्रिया के रेट को ही कम कर देता है। फिर है निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अनुपात, अणुओं का अनुपात। तो इस तरह से आपका ये 40 प्रश्न खत्म हुआ। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम आपको 50 से 60 प्रश्न और भी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।